जितने भी आपके सवाल होंगे अंत में आप पूछें, है ना। और जो भी आज पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई डाउट हो तो पूछें। जब हाँ बिल्कुल पता है मोहिनी कुमारी, पता है हमें, पहले मोहिनी कमल जीवन भर यही किया है, पता है हर बैच में ऐसी बात होती है ना। चलिए, नॉन सीरियस बच्चे हर बैच में होते हैं। टीका टिप्पणी 1-2 दिन में सब सुधर जाएगा, चिंता ना करो मोहिनी। आज का हमारा टॉपिक बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1। मूलभूत अवधारणाएं। जब हम बात अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय राजनीति की होती है तो पहले यह जानना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में कौन भागीदार है, कौन कंट्री पार्टिसिपेट करता है, स्टेट या नेशन स्टेट। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन इन्वॉल्व होता है, पहले ये जानना जरूरी है। प्राय आम भाषा में आप देश, राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की बात करते हैं। क्या चारों एक ही है या इनमें मौलिक अंतर है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिकर्ता कौन है? क्या सिर्फ राजकीय अभिकर्ता ही पार्टिसिपेट करते हैं या गैर राजकीय अभिकर्ता, है ना। तो इन सब पे पहली चर्चा होगी। जैसे हम शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। आप बार बार देश का जिक्र करते हैं, कई बार आप राज्य की बात करते हैं, कई बार आप राष्ट्र टर्म का प्रयोग करते हैं, नेशन, और कई बार राष्ट्र राज्य का आप की चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम प्रायः कहते हैं कि इसमें या तो स्टेट पार्टिसिपेट करता है या नेशन स्टेट, है ना। इन सब में क्या संबंध है, इन सब का अर्थ क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं हम देश की, कंट्री जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, देश क्या है? एक भौगोलिक इकाई, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एक भौगोलिक इकाई है। और किसी भी देश के लिए दो बातें जरूरी है। पहला, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए। और अगर ये दो बातें हैं तो हम देश की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य कैसी इकाई है? एक राजनीतिक इकाई है। इसको राजनीतिक इकाई कह सकते हैं या प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है राज्य। और राज्य के लिए सिर्फ दो बातें जरूरी नहीं है, न सिर्फ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या, बल्कि राज्य के लिए संप्रभुता भी चाहिए, सरकार भी चाहिए। यानी जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्टेट का मतलब यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले राज्य से नहीं है, बल्कि भारत, इंडिया एज अ स्टेट पार्टिसिपेट करता है ना। तो राज्य की अवधारणा क्या है, पहले इसको आप समझें कि राज्य एक राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई होता है। इसके लिए चार तत्व इसके होते हैं, जिनके अभाव में हम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये चार तत्व क्या क्या है? तो राज्य के लिए पहला क्या है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि एक सर्टेन टेरिटरी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल। दूसरा, इसमें भी जनसंख्या चाहिए, जो देश में दो बातें थी। इसके अलावा राज्य के पास संप्रभुता होती है और राज्य के पास सरकार होती है। संप्रभुता पॉलिटी में आपने बहुत पढ़ा है, फिर भी संक्षेप में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है, समराइज करा दूं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, कई चीजें आपको पता भी होगी। संप्रभुता का मतलब किसी भी राज्य का अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र से संबंधित डिसीजन लेने की सर्वोच्च शक्ति, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। जैसे भारत एक राज्य है, तो भारत अपने टेरिटरी में अपने नागरिकों से संबंधित, अपने राज्य से संबंधित अधिकांश फैसले लेने के लिए सक्षम है, और इसके लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम संप्रभुता की बात करते हैं, तो संप्रभुता किसी भी देश की आंतरिक तथा उससे संबद्ध बाह्य मामलों में निर्णय लेने की एक सर्वोच्च शक्ति को हम संप्रभुता कहते हैं। और सरकार क्या है आपको पता है, शासन संचालन के लिए सरकार मुख्य अभिकरण है। तो अगर चार बातें हैं तो कोई राज्य है, और यहां पर राज्य का मतलब भारत के रूप में, जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब राज्य की अवधारणा हम लाते हैं तो राज्य का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, रशिया, ये सब स्टेट है। स्टेट का मतलब यहां भारत के अंदर जो राज्य है उससे आप नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य क्या है? एक राजनीतिक इकाई है, एक राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई है, एक राजनीतिक अवधारणा है। जैसे हम देश की बात करते हैं तो देश एक भौगोलिक अवधारणा है। जब अब बात होती है राष्ट्र की, तो राष्ट्र किसको प्रतिबिंबित करता है? राष्ट्र के लिए आप टर्म क्या इंग्लिश में यूज करते हैं? नेशन। राष्ट्र एक भावनात्मक लगाव की अभिव्यक्ति को बताता है, एक मनोवैज्ञानिक एकता को व्यक्त करता है। यानी राष्ट्र जो है वह एक मनोवैज्ञानिक एकता को व्यक्त करने वाली धारणा है। और यह जो सांस्कृतिक एकता, मनोवैज्ञानिक एकता, यह एक दिन में नहीं पनपती है। राष्ट्र की भावना का विकास एक लंबे कालखंड में होता है। और राष्ट्र के लोगों में भले विविधता हो, अंतर हो, उसके बाद भी वे अपने को परस्पर जुड़ाव महसूस करते हैं। और यही जो परस्पर निकटता का भाव है, यही राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करता है। और ये राष्ट्रीयता की भावना कैसे उत्पन्न होती है? तो साझा ऐतिहासिक विरासत के आधार पर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अगर कोई क्षेत्र लंबे समय तक रहता है तो वहां पर राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होती है। जैसे भारत की बात करें तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत अलग अलग देशी राज्यों में विभाजित था, लेकिन जैसे अंग्रेज आए और भारतीयों के विरुद्ध अत्याचार हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो गई। ये राष्ट्रीयता किस पर आधारित है? सांस्कृतिक लगाव पर आधारित है, ऐतिहासिक साझी विरासत पर आधारित। तो जो राष्ट्रीयता की भावना है एक राष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है, और यह मनोवैज्ञानिक एकता को बताता है, यह एक दूसरे के प्रति हम की भावना को बताता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक लगाव की अभिव्यक्ति है, लगाव की अभिव्यक्ति है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही उसमें कहता है कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि भारत को उसकी औकात बता दें। अब देखिए, चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हम लेकर रहेंगे। अखबार पढ़ते ही आपका खून खौल जाता है। आपको क्या मतलब है अरुणाचल प्रदेश रहे ना रहे, परंतु अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। और ये जो राष्ट्रीयता की भावना है वह आपके खून को उद्वेलित करती है। विराट कोहली ने छक्का मारा और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, आप रोड पर नाचने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। आपको क्या मिला है? बीसीसीआई को पैसा मिल रहा है, कोहली बड़ी सेलिब्रिटी और बनते जा रहे हैं, लेकिन आप हर्षोल्लास के साथ खुश होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। अगर भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार जाए, खाना कई लोग नहीं खाते, कई दिन तक आपका मूड ऑफ रहता है। ये क्या है? यही तो राष्ट्रीयता की भावना है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे सैनिक अगर आहत हुए तो आपके मन में एक वेदना, पीड़ा आती है। यह पीड़ा की भावना क्यों आई है? यही राष्ट्रीयता की भावना है। तो राष्ट्र जो है वह एक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव को अभिव्यक्त करने वाली संकल्पना है। और राष्ट्र के लिए कुछ
एक दो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य की, तो राष्ट्र राज्य क्या है आप देख सकते हैं, इसमें राष्ट्र भी है और राज्य भी है, इसमें दोनों ही चीजें आप देख सकते हैं। राष्ट्र आप समझ सकते हैं कैसा है, मनोवैज्ञानिक लगाव को व्यक्त करता है, मनोवैज्ञानिक भावनात्मक लगाव। और राज्य क्या है, आपने जस्ट देखा कि राज्य क्या है जी, एक राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई है। जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा जो भागीदार है वो कौन है, नेशन स्टेट, यानी जो राज्य पॉलिटिकल स्टेट के रूप में भी और वहां के लोगों में निकटता अधिक है, भावनात्मक एकता अधिक है ना। और राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है यह समकालीन विश्व राजनीति की देन है। नेशन स्टेट पहले नहीं था, कैसे आया आगे चर्चा होगी। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य रूप से कौन पार्टिसिपेट करता है, या तो स्टेट या नेशन स्टेट। प्राय नेशन स्टेट के लोगों में एकता की भावना, निकटता की भावना, लगाव की भावना अधिक पाई जाती है। अब जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तो राष्ट्रों के मध्य संबंध में कौन कौन से अभिकरण है, एजेंसी है, कौन कौन से पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो लोग अभिकर्ता के रूप में, एजेंट अगर हम बात करें तो कौन मुख्य एजेंट है, अभिकर्ता, एक्टर, एजेंट, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें दो प्रकार के अभिकर्ता है, एक को आप कहते हैं राज्य, मुख्य अभिकर्ता के रूप में, राज्य मुख्य अभिकर्ता के रूप में। और राजकीय अभिकर्ता के साथ साथ कुछ गैर राजकीय अभिकर्ता भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गैर राजकीय अभिकर्ता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। यहां पर स्टेट क्या है, एक प्राइम एक्टर के रूप में है, स्टेट एज अ प्राइम एक्टर जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करता है। जैसे राज्य के रूप में कौन सा है, भारत, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब स्टेट के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो राज्य मुख्य अभिकर्ता के रूप में भागीदार है। उदाहरण के रूप में आप भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, पाकिस्तान आदि, ये सब क्या है, राज्य हैं। और इनके राजकीय अभिकर्ता, विदेश मंत्रालय, इनके डिप्लोमैट्स, इनके जो भी एम्बेसडर हैं, आगे सबकी चर्चा होगी, वो सब अंतरराष्ट्रीय संबंध में इन्वॉल्व होते हैं उस राज्य के मुख्य अभिकर्ता के रूप में। जब बात आती है गैर राजकीय अभिकर्ता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ राजकीय अभिकर्ता ही पार्टिसिपेट नहीं करता है, कई नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जिसको हम गैर राजकीय अभिकर्ता कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतः सरकारी संगठन, दो सरकारों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला संगठन। जैसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूएनओ क्या है, एक अंतः सरकारी संगठन है जो दो सरकारों के मध्य संबंध को लेकर बनाया गया। कई गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। ये सभी क्या है, गैर राजकीय अभिकर्ता है। यानी अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो इसमें कौन आ जाते हैं, कई अंतरराष्ट्रीय संगठन, कई अंतः सरकारी संगठन, कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, कई अन्य संगठन, कई अन्य संगठन, संस्था आदि। ये सब क्या है बच्चों, ये सब गैर राजकीय अभिकर्ता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो राज्य मुख्य अभिकर्ता के रूप में, जैसे भारत, भारत के प्रतिनिधिमंडल के रूप में, चाहे भारत के राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, भारत का विदेश मंत्रालय उसके प्रतिनिधि हो, या भारत के एम्बेसडर हो, भारत के राजदूत हो, तमाम ये सब जो है वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजकीय अभिकर्ता के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे जाते हैं तो वो भारत को रिप्रेजेंट वहां करते हैं, तो यहां पर राजकीय अभिकर्ता के रूप में संबंधों के विकास की बात करती है। अगर कोई गैर सरकारी संगठन है, जैसे मान लीजिए ग्रीन पीस या ऑक्सफैम, कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संस्था है, कई ऐसे एनजीओ हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत है। जैसे बहुत सारे एमएनसीज है, अगर हम इसमें कहें तो इसमें बहुराष्ट्रीय निगम भी हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, जिनको आप एमएनसीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनको आप टीएनसी भी कहते हैं, ट्रांस नेशनल कॉर्पोरेशन, पार राष्ट्रीय निगम। गैर, ये जो पार राष्ट्रीय निगम है ये भी क्या है, गैर राजकीय अभिकर्ता है। जैसे एप्पल कंपनी की बात करें, एप्पल कंपनी दुनिया के 180 से अधिक देशों में अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट बेच रही है। तो यह अमेरिका की मूल रूप से कंपनी है, लेकिन अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट कहां दे रही है, तो दुनिया के 180 से अधिक देशों में। और प्राय इस क्रम में कई देशों की आर्थिक नीतियां भी एप्पल के इर्द गिर्द टकरा जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राजकीय अभिकर्ता ही पार्टिसिपेट नहीं करता है, गैर राजकीय अभिकर्ता, उसमें पार राष्ट्रीय निगम, जिनकी एक से अधिक राज्यों में उपस्थिति है। राज्य का मतलब यहां कंफर्म क्लियर रहना है ना, राज्य का मतलब यहां एज अ कंट्री के रूप में, इंडिया के रूप में आप समझना है ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य, भारत राज्य पार्टिसिपेट करता है ना कि उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश, क्लियर है। तो गैर राजकीय अभिकर्ता में बच्चों कौन कौन आ गए, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएन और उसकी पूरी की पूरी अलग अलग संस्थाएं, कई अंतर सरकारी संगठन हैं जो दो सरकारों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। कई जो है एनजीओ है ना, कई एनजीओ है जो गैर सरकारी संगठन है, जैसे ऑक्सफैम हो, जैसे हम ग्रीन पीस की बात करें, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, ये सब क्या है, गैर सरकारी संगठन है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये भी भागीदार होते हैं। सिर्फ आप, कई बार हमारे दिमाग में होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ हम राष्ट्रों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रों के मध्य या राज्यों के मध्य अध्ययन तो करते हैं, परंतु इसके साथ साथ कई गैर राजकीय अभिकर्ता भी हैं, है ना। कौन कौन से गैर राजकीय अभिकर्ता है, क्लियर हो गया कि अंतः सरकारी संगठन हो, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हो, बहुत सारे कई अन्य संगठन है जो दुनिया में काम कर रहे हैं, कई जो है बहुराष्ट्रीय निगम है, बहुत सारी कॉर्पोरेट घराना है, कंपनी है, ये सभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम आईआर की परिभाषा देंगे बच्चों तो क्या कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध का ही अध्ययन नहीं करता,
बल्कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अध्ययन के साथ साथ वह कई गैर राजकीय अभिकर्ताओं के संबंधों का भी अध्ययन करता है। यानी एक तरफ कोई एक राष्ट्र हो सकता है, दूसरी तरफ कोई एनजीओ हो सकती है, दूसरी तरफ कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, ग्रीन पीस जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाता है, और अगर भारत सरकार द्वारा कोयला के खदानों के लिए वनों की कटाई हुई है तो इसके विरोध में ग्रीन पीस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों से संबंधित बहुत सारे क्रियाकलाप करता है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करता है, ये दुनिया के विभिन्न देशों में है। अब ये जो संगठन है ये गैर सरकारी संगठन है। अब ये क्या करता है, कई राष्ट्रों की नीतियों को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर भारत में वनों की कटाई कोयला खदानों के लिए होगी तो कहीं ना कहीं ताप विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार दुनिया के विभिन्न देश इन वैश्विक संस्थाओं की मदद से दुनिया के अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे ग्रीन पीस कहे कि भारत जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, भारत जो है वह वनों की कटाई कर रहा है, भारत जो है वह ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम पर वातावरण में जहर घोल रहा है। अब देखिए ये अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग करते हैं, भारत के विरुद्ध एक नकारात्मक राजनीति जो है उसका परिदृश्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर तैयार करते हैं। तो यहां पर राजनीति में इन्वॉल्व कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक एनजीओ इन्वॉल्व है। नाटो अलायंस है, आएंगे वो सब आएंगे। परमवीर सिंह, नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है ना, उसकी भी चर्चा होगी, वो भी राज्य को ही प्रेजेंट करता है। सब देखो धीरे धीरे सब समझ जाओगे, है ना। बेसिक कंसेप्ट की क्लास है, आराम से बिना कमेंटबाजी किए हुए चुपचाप धैर्य से सुनेंगे तो यार इतना रोचक लगेगा, इतना आसान लगेगा कि अन्य विषय से जब भी आप तुलना करेंगे लगेगा यार बड़ा मजा आया। और फालतू इधर उधर टीका टिप्पणी अनावश्यक 500 कमेंट करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो गैर राजकीय अभिकर्ता क्या है, क्लियर हो गया कि जो राज्य द्वारा प्रवर्तित डायरेक्ट नहीं है, जिन पर राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है। वैसे बहुत सारे संगठन हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भागीदार होते हैं। जैसे आप देखिए एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, ये सब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निगम है। गूगल कई राष्ट्रों के, आज आप कहीं जाते हैं मैपिंग की बात करते हैं, तुरंत मोबाइल पर टिप लगाते हैं, देखते हैं गूगल मैप की मदद से कहीं पहुंच जाते हैं। क्या गूगल मैप के जरिए किसी राष्ट्र की संप्रभु सीमा में कोई विदेश की कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर रही है? समझना इसके पीछे कि गूगल जो है वह कस्टमर को, दुनिया के लोगों को तमाम फैसिलिटी प्रदान कर रहा है। आपको गूगल मैप के जरिए सारी फैसिलिटी, कहीं जाना है योर लोकेशन और जहां जाना है डालिए और आराम से गाड़ी लेकर आप पहुंच जाइए। आपको क्या लगता है कितना आसान यात्रा बना दिया इसने। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत के गांव गांव, हर गलियां, हर रोड, हर महत्वपूर्ण संस्थान तक इसकी पहुंच हो गई? आपको नहीं लगता है कि एक तरह से गूगल चाहे तो हमारी सुरक्षा में सेंध ऑलरेडी लगा चुका है? हमारे सामरिक प्रतिष्ठान कहां है, सामरिक मतलब सैन्य संबंधित, सुरक्षा संबंधित, हमारे आयुध कहां है, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां है, हमारे रक्षा उत्पाद कहां बन रहे हैं, हमारी रक्षा की फैक्ट्रीज कहां कहां है, हमारे सरकारी भवन कहां कहां है ना। अगर ये सभी चीजें गूगल के रडार में है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि गूगल मैप ने जिंदगी आसान बना दी, लेकिन वह भारत की संप्रभु सीमा में एक प्रकार से घुसपैठ भी तो हो सकती है। अगर गूगल चाहे तो भारत के गांव गांव, रोड, हर गली कूचे मोहल्ले तक उसकी पहुंच है मैपिंग के जरिए। कल को मान लीजिए अगर कोई विदेशी राष्ट्र गूगल का गलत प्रयोग करके हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकता है, हमारे विरुद्ध कोई आक्रमण कर सकता है। अब ये गूगल है क्या, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया के विभिन्न देशों में काम कर रहा है, अपना सेवा प्रदान कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है। कभी सोचा है कि फ्री में आपको ये हर चीज अवेलेबल करा रहा है तो इसको क्या फायदा है? तो एक प्रकार से यह हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी स्थिति में गूगल पर भी एक लगाम लगाए रखना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कल को हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाए। अब यह गूगल भारत के राष्ट्रहित के मद्देनजर चिंता भी उत्पन्न कर सकता है। तो यहां पर कई बार गूगल को प्राइवेसी को लेकर, डेटा ट्रांसफर को लेकर, कई बार सुरक्षा संबंधित चिंताओं को लेकर हम गूगल पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संबंधों के विकास में सिर्फ राष्ट्र भागीदार नहीं होते, बल्कि कौन भागीदार होता है? गैर राजकीय अभिकर्ता, जो राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र निजी क्षेत्र द्वारा अधिक प्रवर्तित होते हैं, है ना। अब एक एक पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट लिखवाया थोड़ी जाता है जी, है ना, कि राज्य क्या है लिखो परिभाषा, राष्ट्र क्या है लिखो परिभाषा। जहां जरूरी की चीजें होंगी वहां पर मैं लिखवाऊंगा, आप चिंता ना करें, है ना। तो अभिकर्ता दो एक्टर हो गए, कौन कौन? एक राज्य मुख्य प्राइम एक्टर के रूप में और दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स। क्लियर हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संबंधों के विकास में सिर्फ दो अभिकर्ता जो है, एक तरफ राज्य और राज्य की उसकी तमाम संस्थागत संरचना। जैसे विदेश मंत्रालय भारत का क्या है? संस्थागत संरचना है। आपके एम्बेसडर, आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके राष्ट्राध्यक्ष, आपके राष्ट्रपति, आपका कोई भी मंत्री वैदेशिक संबंधों के विकास के लिए दुनिया के विविध देशों की यात्रा कर रहा है, कहीं ना कहीं संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने की। तो ये मुख्य अभिकर्ता के रूप में है। दूसरी तरफ गैर राजकीय अभिकर्ता में ये सभी आ जाएंगे, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, मध्यस्थ, कई संस्था संगठन वगैरह। अब एक हेडिंग बनाइए, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंध? मोटे तौर पर आप समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न राष्ट्र राज्यों के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य या विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्था संगठनों के मध्य जो संबंधों का स्वरूप है वही क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध। और इसमें हर स्टेट जो है वह भागीदार होता है। तो परिभाषा अब आप नोट करिए, जहां बोल रहा हूं लिखो। अभिकर्ता मतलब एक्टर, जो काम करता है, जो कोई भी कार्य करता है। अभिकर्ता कहे, कर्ता कहे, एक ही बात है। एक्टर, शाहरुख खान एक्टर है, वो फिल्म में काम करता है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं? कर्ता। उसी को शुद्ध भाषा में हम अभिकर्ता कहते हैं, जो कोई कार्य करता है ना, कोई भी प्रयास करता है। लिखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिभाषा लिखिए, है ना। लिखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध, लिखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध दुनिया के विभिन्न संप्रभु राष्ट्रों, राज्यों
या राष्ट्र राज्यों, तीनों लिख लें आप। दुनिया के विभिन्न संप्रभु सॉवरेन राष्ट्रों, राज्यों या राष्ट्र राज्य, तीनों लिख लें आप, है ना। कॉमा, अंतर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, कॉमा, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, कॉमा, विभिन्न संस्था व संगठनों के मध्य, विभिन्न संस्था व संगठनों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है, विभिन्न संस्थाओं संगठनों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर विभिन्न राष्ट्रों, संस्थाओं, संगठनों के मध्य, विभिन्न राष्ट्रों, राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामरिक, क्या है आगे समझेंगे जस्ट, कौन कौन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, स्ट्रेटेजिक, क्या है आगे आप जस्ट समझेंगे, स्ट्रेटेजिक, संबंधों का, संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है, अध्ययन करने वाला विषय है। अब आप मोटे तौर पर समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है। तो यह दुनिया के विभिन्न राज्यों, राष्ट्र राज्यों, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय निगम, संस्था व संगठनों के मध्य, संगठनों के मध्य कैसा संबंध, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक संबंधों का अध्ययन करने वाला यह विषय क्या होता है, आप समझ गए। इसमें स्टेट एज अ प्राइम एक्टर और नॉन स्टेट सभी इन्वॉल्व होते हैं। हम कभी ये ना सोचे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब सिर्फ दो राष्ट्र राज्य मिल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। कई भारत की भी एनजीओ होगी और कई पाकिस्तान की भी एनजीओ होगी जो परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रही है। अब यहीं पर देखिए दो प्रकार के शब्द आ गए। सामरिक क्या है समझते हैं, इसको लिख लिया हो तो आगे बढ़ा जाए, है ना। आराम आराम से लिखिए, आराम आराम से समझिए, कोई डाउट नहीं होगा आपका, है ना। कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये सब किताबों में हर जगह आपको नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, अब देखिए राष्ट्रों, राज्यों या राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंध का स्वरूप को आप समझिए। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक को आप कहते हैं सामरिक संबंध और एक को आप कहते हैं गैर सामरिक, गैर सामरिक संबंध। दोनों में अंतर को आपको समझना है। सामरिक संबंध कौन कहते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। अक्सर आप सुनते हैं कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है भैया, ये जानना जरूरी है। इसी प्रकार नॉन स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी हम दूसरी तरफ कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक रिलेशन। जब हम सामरिक संबंध की बात करते हैं तो उसमें कई आयाम जो है वो सम्मिलित हैं। मुख्य रूप में सामरिक संबंध का मतलब होता है कि दो राष्ट्रों के मध्य शांति, सुरक्षा व स्थायित्व के संदर्भ में, चाहे रक्षा हो, चाहे सैन्य तैयारी हो, चाहे अस्त्र शस्त्र के व्यापार हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सामरिक संबंधों से जुड़ी हुई संस्था का निर्माण हो या अर्थव्यवस्था हो, इसके मध्य जो संबंधों में निकटता है उसको हम कहते हैं सामरिक संबंध। यानी दो राष्ट्र के मध्य चाहे सैन्य संबंध, चाहे रक्षा संबंध हो, चाहे सुरक्षा संबंधित अन्य सुरक्षा संबंधित कोई भी समझौता, संधि, करार हो। अब ये करार क्यों हो रहा है? हर राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति का विस्तार चाहता है, अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहता है। अमेरिका अपने वर्चस्व का विस्तार चाहता है, चाइना अपने वर्चस्व का। हर राष्ट्र क्या चाहता है कि वह अपनी शक्ति और अपनी क्षमता का विस्तार कर दे। और ऐसी स्थिति में जब वह अपनी क्षमता का विस्तार करेगा, ऐसी स्थिति में वह दूसरों के हित के साथ किसी ना किसी प्रकार का समझौता करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझे, अगर चाइना अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार करेगा तो चाइना अपने दक्षिणवर्ती क्षेत्र की तरफ जब अतिक्रमण करेगा तो वह भारत के बहुत सारे राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण कर लेगा। यानी अगर चाइना विस्तारवादी नीति अपनाता है, वैसी स्थिति में हमारी सुरक्षा को, हमारी संप्रभु सीमा को खतरा है।
तो राष्ट्र के समक्ष आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधित चिंताएं होती है। जब हम सामरिक संबंधों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह रक्षा संबंध, सैन्य संबंध या सुरक्षा संबंधित कोई भी समझौता, संधि, करार, आयुध के निर्माण, उसके आयात निर्यात, है ना, रक्षा उत्पादों के आयात निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे भारत में अगर मान लीजिए 5th जनरेशन का अगर भारत में एरोप्लेन बनाना, फाइटर प्लेन बनाना है, भारत राफेल से हथियार खरीदा है। आपने देखा कि भारत राफेल से 36 जो है एरोप्लेन जो है खरीद चुका है और ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने अपना जलवा भी दुनिया को दिखा दिया। लेकिन अगर भविष्य में हमारी आवश्यकताएं और अधिक है, ऐसी स्थिति में अगर दशौ एविएशन जो राफेल बनाती है उसके साथ अगर भारत कोई सैन्य समझौता करे, रक्षा उत्पाद के लिए कोई समझौता करे, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि समझौता का एक तरीका यह भी हो कि आप हमारे सहयोग से भारत में इस रक्षा उत्पाद को बनाएं। यानी आप राफेल की जो नई पीढ़ी का जो है विमान है वह भारत फ्रांस सहयोग के माध्यम से बनाएं और इस क्रम में आप क्या करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें करें कि उस जहाज में क्या होता है, आयुध मतलब हथियार होता है, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद। अमनदीप कौर समझे, अस्त्र शस्त्र गोला बारूद हथियार ये सब आयुध कहलाता है। तो जो अगर भारत राफेल के साथ डील करे, मान लीजिए राफेल से हम और जहाज खरीद ले, ऐसी स्थिति में एक जहाज की कॉस्ट 1500 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के बीच जाती। और अगर भविष्य में भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अगर ऐसे 100 हवाई जहाज खरीदने हैं तो सोचिए कि रक्षा उत्पाद में कितना 2.5 लाख करोड़ रुपए हमें दशौ एविएशन यानी फ्रांस की इस कंपनी को देना होगा। तो यह जो समझौता है यह भारत की रक्षा बजट के संतुलन को बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत क्या चाहेगा कि भैया हमने तुमसे जहाज खरीदा, अब उस जहाज में तकनीकी खराबी भी तो हो सकती है, हर समय तुमको थोड़ी फोन करेंगे, हर समय तुम अपने आदमियों को यहां थोड़ी भारत में रखोगे, तो कुछ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो, दोनों मिलकर ज्वाइंट कोलैबोरेशन करें और 5th 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन इंडिया में डेवलप करें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। अब अगर ऐसा समझौता फ्रांस और इंडिया के मध्य हो रहा है, यह समझौता कैसा है, स्ट्रेटेजिक, इसका सामरिक महत्व है। सामरिक शब्द जो है बहुत विशाल शब्द है, इसमें किसी भी राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा इन्वॉल्व है, उसकी आंतरिक सुरक्षा भी इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए अगर भारत में वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद या जो चरमपंथी जो पूर्वोत्तर में निजातीय संघर्ष है, नागाओं, कुकियों, बोडों का, अगर इसको दबाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए सर्विलांस को लेकर, और अगर हम भारत इजराइल से खरीद रहा है, पर्पस क्या है कि आंतरिक सुरक्षा से उत्पन्न चिंता, आंतरिक सुरक्षा तो समझते होगे ना, हमारे देश के आंतरिक भाग में सुरक्षा से उत्पन्न बहुत सारी समस्याएं जैसे नक्सलवाद जो है, आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब क्या है, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां हैं। अब भारत अपनी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर क्या कर रहा है, इजराइल से ड्रोन खरीद रहा है। हमने बहुत सारे ड्रोन पाकिस्तान के को सप्रेम भेंट भी भेजा ऑपरेशन सिंदूर में। अगर ये आंतरिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए हुआ, तो जब हम बात करते हैं सामरिकता की या सामरिक संबंध, इसका दायरा बहुत परिष्कृत है कि दो राष्ट्रों के मध्य चाहे सैन्य संबंध हो, चाहे रक्षा संबंध हो, चाहे सुरक्षा संबंधित कोई भी समझौता, संधि, करार हो। जैसे नाटो एक अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों आया, कैसे आया, ये एक सैन्य गठबंधन है। अगर भारत नाटो का मेंबर बन जाता है तो ये भारत और नाटो के मध्य एक सामरिक संबंध का एरा स्टार्ट हुआ, है ना। तो सामरिकता, बार बार आप पढ़ते हैं, क्या है सामरिक का अर्थ, आप समझ गए कि कोई भी चाहे सैन्य संबंध हो, रक्षा संबंध हो, सुरक्षा संबंधित कोई भी समझौता, संधि, करार हो, या रक्षा उत्पादों का आयात निर्यात हो, चाहे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो, है ना, या कोई भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कोई प्रभावी पहल हो, ये सभी किसमें आ जाती है बच्चों, सामरिक संबंध में। और इसको छोड़कर जितना जो है वो सभी संबंध क्या है, गैर सामरिक। तो गैर सामरिक में मतलब क्या हो गया, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामान्य आर्थिक संदर्भ, ये क्या है, गैर सामरिक संबंध। तो दुनिया के दो देशों, राष्ट्रों के मध्य सिर्फ सामरिक संबंध ही नहीं होते, गैर सामरिक संबंध भी होते हैं। जैसे भारत और भूटान, भारत और नेपाल, इनके मध्य संबंध कैसा है, सामरिकता आधारित कम है और गैर सामरिक संबंध है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जोखिम होता है, हमेशा वर्चस्व की राजनीति देखी जाती है, हर राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार चाहता है, हर राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता है। ऐसी स्थिति में हमेशा विश्व राजनीति में चुनौतियां उभरती रहती है, कोई ना कोई मुद्दा के इर्द गिर्द अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति घूमती रहती है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा से आसन्न चुनौतियां समकालीन विश्व राजनीति में थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण हो गया, चाहे आतंकवाद हो, चाहे मानवाधिकार हनन की बात हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे राष्ट्र की संप्रभु सीमा में किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप हो। इन सभी कारणों से वर्तमान की विश्व व्यवस्था में गैर सामरिक संबंधों के स्थान पर सामरिक संबंधों का प्रसार अधिक देखा जा रहा है। और आज राष्ट्रों के मध्य संबंधों में सामरिक प्लस गैर सामरिक दोनों ही आपको अधिक दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, जिनकी जीडीपी बहुत कम है, वैसी स्थिति में वहां पर संबंध का स्वरूप कैसा दिखता है, गैर सामरिक, है ना। गैर सामरिक संबंध में क्या हो गया बच्चों, चाहे सामाजिक संबंध हो, आर्थिक संबंध सामान्य हो, जैसे कृषि को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई समझौता हो जाए, कोई पहल हो जाए, चाहे प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर हो, चाहे कोई राजनीतिक संबंध हो, ये सब कहां आ जाएंगे बच्चों, गैर सामरिक संबंध में। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संबंध, ये सब कहां आ जाएंगे, गैर सामरिक संबंध। क्या है स्ट्रेटेजिक रिलेशन और क्या है नॉन स्ट्रेटेजिक रिलेशन। जब भी हम लोग लिखते हैं भारत अमेरिका संबंधों में सामरिकता हाल के वर्षों में एक प्रमुख पहलू के रूप में उभर कर आया। सामरिकता है क्या, ये सारी चीजें। तो जब भी हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन कहें, ये सारी बातें बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भी कोई बड़ा करार हो, कोई प्रभावी करार हो, वो भी सामरिकता पर आधारित है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान अगर किया जाएगा तभी तो आपका विकास होगा, तभी तो आप रक्षा उत्पाद कर देंगे। तो इकोनॉमिक स्फीयर में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रभावी डील वो भी सामरिकता की सीमा में आ जाता है। जैसे किसी देश के साथ टैक्स में कटौती को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया, किसी देश के साथ अगर
निवेश संबंधित कई छूट प्रदान करने की बात हो, किसी देश के साथ लंबे समय तक आर्थिक रूप से निर्भरता के लिए कोई बड़ा डील करार हुआ, यह भी सामरिक संबंध में आ जाता है। लेकिन सामान्य जो आर्थिक संबंध है, चाहे वह कृषि से संबंधित आर्थिक पहलू हो, चाहे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से हो, चाहे निवेश से संबंधित हो, ये सब गैर सामरिक संबंध में आ जाते हैं। ऑयल ट्रेड किसमें आएगा? परमवीर समझ क्या रहे हो? फिर बताओ, खुद से पहले दिमाग पर सवाल डालो कि कहां आ जाएगा ऑयल ट्रेड। ऑयल ट्रेड बेसिक नीड है, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो हम क्या करते हैं? हम गल्फ के देशों से खरीदते हैं। हां, अगर कोई देश उस पर सैंक्शन लगा दे, जैसे मान लीजिए भारत ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया, धीरे धीरे बंद ही कर दिया, ऐसी स्थिति में भारत रूस यूक्रेन के पश्चात रशिया से तेल इंपोर्ट करने लगा। रशिया ने हमें कम कीमत पर तेल प्रदान किया, क्रूड ऑयल प्रदान किया। अब ये जो संबंध है, ये आपको कैसा लग रहा है? ये इकोनॉमिक स्फीयर में या स्ट्रेटेजिक है कि युद्ध में रशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन एजेंसी अमेरिका, दुनिया के कई प्रभावशाली संगठनों ने रशिया पर बैन लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया। ऐसी स्थिति में अब रूस की अर्थव्यवस्था दो चीज पर आधारित है, एक तो रक्षा आयुध के निर्यात पर और दूसरा तेल और गैस के बड़े भंडार पर। अब अगर यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से गैस खरीदना कम कर दे, रशिया से उत्पाद लेना बंद कर दे, तो रूस की इकोनॉमी क्या होगी? कमजोर होगी। और ऐसी स्थिति में भारत ने अगर रशिया को सपोर्ट करने के लिए उससे तेल खरीदा, तो ये सामान्य आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है। समझ गए? तो किसको हम आर्थिक कहेंगे और किसको सामरिक कहेंगे, अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति को धीरे धीरे समझने लगेंगे, खुद आप समझ जाएंगे। अगर भारत ने रूस से तेल नहीं, भारत का भी हित था कि भैया सस्ता में तेल मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का तेल मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने तेल का जो हमारा आयात का बजट है उसको हम कम कर लें। इससे हम रूस की मदद भी करेंगे कि रूस को अगर हम बिलियंस डॉलर रुपीस अगर देंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था में पैसा पंप होगा। तो दोनों देशों के मध्य मित्रता जो है वो अमेरिका के कारण जो तलखी में बदली थी, वो धीरे धीरे मित्रता और भारत और रूस की बढ़ेगी, क्योंकि जो विपत्ति में साथ दे सच्चा दोस्त वही होता है। रूस ने हमें विपत्ति में कई बार साथ दिया, अब की बारी हमारी थी। तो ये आर्थिक संबंध नहीं था बच्चों, इसका एक सामरिक निहितार्थ था। समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में तो दो प्रकार के संबंध, अब इसको लिखवाना क्या, बस आप समझ लें कि सामरिक संबंध में ये है, गैर सामरिक संबंध में ये। कोई समस्या यहां तक में, कोई डाउट पूछिए, अगर अब डाउट है तो पूछो फटाफट। हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसा दुनिया में अब तक कोई देश नहीं बना, हर चीज में जो आत्मनिर्भर हो जाए। अभी आ रहे हैं इसी तुम्हारे ही प्रश्न के जवाब पर अगला पार्ट आएगा। अब देखिए, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, स्वरूप। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो राष्ट्रों के मध्य होता है वो किन किन आधारों पर आप देखते हैं, है ना? ऑयल वाला क्या बताया? अभी कुछ नहीं बताया। ऑयल खरीद के हमने रूस की मदद की विपत्ति में, तो वो आर्थिक संबंध भी है, लेकिन उसका सामरिक महत्व है। इंडिया रशिया रिलेशन में पढ़ाएंगे नैन्सी पांडे, अभी तो संक्षेप में, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, जब इंडिया रशिया रिलेशन पढ़ेंगे, है ना? अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति कैसी है? जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है उसका स्वरूप क्या है? पहला को हम कहते हैं कि यह सहमति, सहयोग पर आधारित। नोट करते चले साथ साथ, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कब नोट करना है, क्या नहीं करना, यूपीएससी की क्राउड है आप। जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का स्वरूप है वो कैसा है, जरा इसको आप समझिए। जहां दो राष्ट्रों के मध्य किस पर आधारित संबंध होता है? सहमति पर या सहयोग पर आधारित। दो राष्ट्रों के मध्य संबंध जो है वह प्रतिस्पर्धा, सामंजस्य पर आधारित होता है। राष्ट्रों के मध्य संबंध का स्वरूप भी जो है वह परस्पर शत्रुता, वैमनस्यता, असहमति पर आधारित होता है। दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, है ना, जो संबंध है वो किस प्रकार होते हैं? पहला क्या है? सहमति पर आधारित। जैसे मान लीजिए भारत और भूटान, दोनों देशों के मध्य संबंध किस पर आधारित है? वह सहयोग पर आधारित है कि भारत भूटान की आर्थिक मदद करता है। प्रत्येक वर्ष हम जैसे अपने वार्षिक बजट में भूटान को एक बड़ा फंड देते हैं, भूटान से हम जल विद्युत ऊर्जा आयात करते हैं और उसके बदले में भूटान को एक बड़ी राशि भारत देता है। तो दोनों देशों के मध्य सहयोग कैसा है? सहमति पर, सहयोग पर आधारित। यहां अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं है, शत्रुता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य एक सहमति या सहयोग पर आधारित भी संबंध होते हैं। दूसरा जो संबंध है वो कैसा है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। जब आप अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की बात करते हैं, जहां दुनिया की हर अर्थव्यवस्थाएं परस्पर क्या है? निकट आई। एक राष्ट्र में होने वाला कोई भी आर्थिक घटनाक्रम दुनिया के कई राष्ट्रों को प्रभावित करता है। ये जो संबंध है ये किस पर आधारित है? सामंजस्य पर आधारित। कि आप हम पर इतना ड्यूटी लगाएं, दूसरा इतना लगाए, हम आपको इतना कर देंगे, आप इतना करें, ऐसा आप ना करें, ऐसा हम ना करें, दोनों के मध्य कई राउंड की वार्ता होगी, सामंजस्य बना दिया जाएगा कि चलो भैया तुम 10% इन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाओ, बदले में ये तुम पर 8% लगाएंगे। ये वैमनस्यता लिखा है हरमीत, वही बात हुआ। प्रतिस्पर्धा, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं। जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के कि अमेरिका के फाइटर प्लेन 5th जनरेशन के और राफेल दोनों के मध्य एक कंपटीशन चल रहा था कि किसकी सटीक जो है भेदन की क्षमता अधिक है, कौन तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। क्या ये जो है राफेल का प्लेन अत्यंत आधुनिक है, सटीक मार करने में अधिक कारगर है, या अमेरिका का F-16 हो या अन्य जो भी? ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय मंच पर आयुध, अस्त्र शस्त्र, हथियारों के बाजार को भी लेकर क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र प्रतिस्पर्धा कर।
कि बोइंग अमेरिकन कंपनी है और एयरबस फ्रांस की कंपनी है, दोनों हवाई जहाज बनाती है, दोनों एविएशन सेक्टर में पूरी दुनिया पर दबदबा रखती है। तो भारत की कंपनी, भारत की एयरलाइंस एयरबस से जहाज खरीदे या बोइंग से जहाज खरीदे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रों के मध्य एक कंपटीशन भी चलता रहता है, चाहे विश्व व्यापार संबंधित मुद्दा हो, चाहे कृषि उत्पाद संबंधित मुद्दा हो, चाहे तकनीकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दा हो। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और यह प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण के दौर में आप अधिक देखते हैं। वैश्वीकरण जिसको आप भूमंडलीकरण कहते हैं। अब यह मत कहना कि भूमंडलीकरण क्या है, बताइए। भूमंडलीकरण दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक निकटता जो बढ़ी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जब आप बाजार को अपना दुनिया के उत्पाद के लिए खोलते हैं, मुक्त बाजार प्रणाली, जहां संपूर्ण विश्व व्यापार जो है वह एक प्रभावी तरीके से चलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित, सामंजस्य आधारित। जैसे अगर हम किसी चीज को किसी से खरीदते हैं, बदले में वो भी हमसे कुछ खरीदता है। जैसे आप देखिए, आप मोटे अनाज, रत्न जवाहरात, आप दवा, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, अन्य जो है हाइड्रोकार्बन उत्पाद आप दुनिया के देश को बेचते हैं, बदले में आप क्या खरीदते हैं कि आप उनसे क्रूड ऑयल लेते हैं, किसी से आप टेक्नोलॉजी लेते हैं, किसी से आप भारी मशीन, रसायन, किसी से आयुध बनाने के लिए आप कई प्रकार की तकनीक, हथियार से संबंधित अन्य चीजें लेते हैं। तो राष्ट्रों के मध्य एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण भी है, यद्यपि हर राष्ट्र के बीच एक प्रतिस्पर्धा जारी रहती है। अब देखिए, कई राष्ट्रों के मध्य परस्पर शत्रुता है, दुश्मनी है, वैमनस्यता है, असहमति है, और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, इतिहास जिम्मेदार है, कोई तात्कालिक कारण नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मुद्दा, चाइना और जापान के बीच संबंधों में तल्खी, भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, अमेरिका और रूस, ये दुनिया में कुछ ऐसे भी संबंध हैं जो शत्रुता पर आधारित है, वैमनस्यता पर आधारित है, ईर्ष्या पर आधारित। अब रहना सबको इसी दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह जाकर रहेंगे, सबको इसी विश्व प्रणाली में, विश्व व्यवस्था में रहना है, जहां पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग भी है, सहमति भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, सामंजस्य भी है और शत्रुता भी है। और इन सब के पीछे जो एक कारक डिसाइडिंग है वो है राष्ट्रहित, नेशन इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे इसका स्वरूप क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है, जटिल से जटिलतम हो जाता है। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका के निकट आता है, इधर चाइना अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए रशिया के निकट जाता है। राष्ट्रहित, यह भी हमारे बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। राष्ट्रहित, नेशंस इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट, इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि राष्ट्रहित इसी को कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास से संबंधित हर मुद्दा जो उस राष्ट्र की संभावनाओं को बढ़ाता है वो राष्ट्रहित में शामिल है। जैसे मान लीजिए, तेल की आपूर्ति, ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत मध्य एशिया पर निर्भर है, और अगर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो तो ये राष्ट्रहित में है, क्योंकि हम तेल किनसे खरीद रहे हैं, इन खाड़ी के देशों से। अगर उनके साथ हमारे संबंध मधुर रहे, ऐसी स्थिति में हमें तेल की उत्तम क्वालिटी अच्छे रेट पर इंडिया को हर मौसम अवेलेबल होती रहेगी। अगर सोच लें कि भारत की 1 महीने तेल का भंडार अगर हमारा कम हो जाए, ऐसी स्थिति में हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, ठप्प पर जाएंगी। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम इन खाड़ी के तेल उत्पादक राष्ट्रों के साथ एक संतुलन संबंधों में स्थापित करें। तो हमारा राष्ट्रहित यहां किससे जुड़ गया, तेल की खरीदारी से। तो राष्ट्रहित की कोई सर्वमान्य परिभाषा बच्चों नहीं है। राष्ट्रहित किसी राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा को लेकर भी हो सकता है, किसी राष्ट्र की संप्रभु सीमा के भीतर आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान को भी हो सकता है, किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास की संभावनाओं से भी जुड़ सकता है। तो राष्ट्रहित की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हर राष्ट्र ये सभी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अपने राष्ट्रहित से प्रेरित होकर, अपने राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए। हर राष्ट्र अपनी अपनी प्रभाव क्षमता, अपनी शक्ति में विस्तार चाहता है। हर राष्ट्र महत्वाकांक्षी होता है। आप मोहल्ले में देखते होंगे, हर कोई क्या चाहता है कि मुझे मोहल्ले में एक नई पहचान मिले। कई लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, कई लोग गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब रखते हैं, कई लोग भौकाल टाइट करते हैं, माहौल बनाते हैं, मोहल्ले में निकलते हैं ताकि मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं, सामने वाला भी, हाँ, इनको हल्के में नहीं लेना। यही चीज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी होती है। समय समय पर हर राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी प्रभुता को स्थापित करना चाहता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि भैया हम भी इस विश्व में कुछ स्थान रखते हैं। हर राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होता है। हर राष्ट्र अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी सीमा का परिष्करण चाहता है, सीमा का विस्तार चाहता है। हर राष्ट्र अपनी आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर नीतियां बनाता है कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा भंडार जो है हमें इस राष्ट्र से मिल जाए। अगर कोई राष्ट्र रोक रहा है तो बदले में युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाती है। अगर मान लें कि हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र हित को लेकर प्रयासरत रहेगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के मध्य संबंध क्या होगा, उसका स्वरूप जटिल होगा। अब देखिए, ये कैसा सवाल है पूजा शर्मा, आज यूएनओ पढ़ रहे हो बेटा, आज संयुक्त राष्ट्र संघ वीटो पावर पढ़ रहे हो, ये कैसा सवाल है। अभी एबीसीडी नहीं पढ़ाए और चले हैं सेंटेंस पूछने। सुधर जाओ बच्चों, आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक होगी। 1000 जिज्ञासाएं, अंतिम कक्षा तक जाते जाते सारी जिज्ञासाएं आपकी जो है शांत हो जाएंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, वीटो पावर 5 कंट्री के पास है, ये है, वो है, इंडिया के पास, ये हमारा टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पढ़ाएंगे भारत की, कैसा कैसा सवाल। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है, वह बड़ी ही जटिल है। आप क्या देख रहे हैं, जटिल है। क्यों? हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रहित की पूर्ति चाहता है और इस कार्यक्रम में वह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा करता है। कई राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलकर संगठन बनाता है ना, कई राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलकर कोई संधि करता है। कई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के मद्देनजर कोई संधि, करार, कोई संगठन बनाता है किसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए। क्या है काउंटर बैलेंस, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में ही आगे। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रों के संबंधों का स्वरूप ही क्या है, अत्यंत जटिल। थोड़ा सा इस बारे में नोट कर लें। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति आप तीनों फिगर बना लें, जैसे एग्जांपल एक लिख लें। जैसे सहमति पर आधारित भारत भूटान आप कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा सामंजस्य पर आधारित जैसे भारत और चीन अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं व्यापार के क्षेत्र में। यह कैसा संबंध है, यह आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। परस्पर शत्रुता जैसे भारत पाकिस्तान, जैसे यूएसए रशिया, अमेरिका और रूस, जैसे चीन और जापान, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन,
इजराइल और फिलिस्तीन जैसे उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, यह संबंध कैसा है? हाँ, मिलिट्री प्रोडक्ट रिलीज खरीदेगा तो कहां आ जाएगा? लिखा क्या है यहां पर, पढ़ा नहीं आपने? रोशन वर्मा क्या लिखा है? रक्षा उत्पादों का आयात निर्यात, खरीद रहे हो तो आयात कर रहे हो। ये कहां पर है बेटा? देखो सामरिक समझौते, है ना। तो अगर हम कहें प्रतिस्पर्धा या सामंजस्य को लेकर, डब्ल्यूटीओ में दुनिया के कई देश कॉम्पीट कर रहे हैं, हर राष्ट्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर। चलिए नोट करते हैं, कुछ चीजें नोट करिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति व स्वरूप, प्रकृति या स्वरूप, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति या स्वरूप अत्यंत ही जटिल होती है, अत्यंत ही जटिल होती है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति हेतु, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करता है। लास्ट में जितने सवाल प्रियंका और अजरा, लास्ट में मंच पर प्रतिस्पर्धा करता है। सामान्य तौर पर राष्ट्रहित की कोई सर्वमान्य परिभाषा, सामान्य तौर पर राष्ट्रहित की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रहित की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रहित एक व्यापक अवधारणा है, राष्ट्रहित एक व्यापक अवधारणा है जो राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित होता रहता है, जो राष्ट्रों के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित होता रहता है। एक अवधारणा के रूप में लिखो, समझाता हूं क्या परिवर्तित होता रहता है। एक अवधारणा के रूप में राष्ट्रीय हित का आशय किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सरोकारों से जुड़े उन पहलुओं से है, सरोकारों से जुड़े उन पहलुओं से है जिस पर यदि ध्यान न दिया जाए, जिस पर यदि ध्यान न दिया जाए तो उस राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो सकता है, उस राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो सकता है। राष्ट्रहित में प्रायः निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है, राष्ट्रहित में प्रायः इन तत्वों को शामिल इन तत्वों को शामिल किया जाता है। क्या क्या तत्व है? पहले लिखिए, किसी राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा, किसी, इससे स्लो अनीशा कुमारी और रोशनी मीना पिछले 15-17 सालों में और कुछ नहीं किया, दिन रात पढ़ा है और पढ़ाया है, लिखवाया है। हमारी स्पीड बाय डिफॉल्ट होती है ना। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब आपको मेहनत की जरूरत है। 1 मिनट में अगर 25 शब्द नहीं लिख पा रहे हो तो घनघोर समस्या आने वाली है ना। हमारी स्पीड बाय डिफॉल्ट होती है ना। एक दिन, पहली दिन कक्षा में आने का सौभाग्य नहीं मिला है ना। तो ये तो हमारा डेली का हैबिट है। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन 9-10 घंटे ना पढ़ाए, चाहे यहां हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी, हर जगह यही काम। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब आपको लिखने में सुधार की जरूरत है। राइटिंग स्पीड अगर 1 मिनट में 22 से 25 शब्द नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि जीएस में 12-13 प्रश्न से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, है ना। हमारी स्पीड बाय डिफॉल्ट है ना, वो ज्यादा है ना कम है ना। एकदम ये एक दिन में थोड़ी हैबिट हुआ है ना। तो इसमें क्या शामिल है लिखिए। चलिए, पहला क्या है? राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा, पहला राष्ट्रहित है, राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा। दूसरा, राष्ट्र के नागरिकों की राष्ट्र के भीतर व राष्ट्र के बाहर सुरक्षा, राष्ट्र के नागरिकों की राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के बाहर, दुनिया में जहां भी वो रह रहे हैं। अगर भारतीय मूल के लोग अमेरिका रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी हमारा राष्ट्रीय हित है ना। ये नहीं सोचना है कि जो भारत में रह रहे हैं उन्हीं की सुरक्षा। तो पहला क्या लिखा? राष्ट्र की संप्रभु सीमा की सुरक्षा। दूसरा, राष्ट्र के नागरिकों की आंतरिक क्षेत्र में और बाहर विदेशों में सुरक्षा। तीसरा लिखिए, राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्र की ऊर्जा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट, राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित अन्य पहलू या विविध पहलू, राज्य के की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए, भी नेशनल इंटरेस्ट है ना। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित अन्य पहलू,
नेक्स्ट, राज्य के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न, राज्य के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों यथा, राज्य के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सामने उत्पन्न चुनौतियां यथा आतंकवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता आदि का उन्मूलन, आदि का उन्मूलन। नेक्स्ट, राज्य के राजनीतिक हित से संबंधित अन्य पहलू, ये सभी किसमें शामिल हैं बच्चों? राष्ट्रीय हित में। तो अक्सर हम राष्ट्रीय हित बहुत लिखेंगे आप, तो राष्ट्रीय हित का मतलब क्या है? राष्ट्रीय हित एक व्यापक अवधारणा है, नेशनल इंटरेस्ट, है ना। इसमें हर चीज समाहित हो जाती है जो किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। अब देखो आपने क्या लिखा राष्ट्रीय हित की परिभाषा से पहले, कि राष्ट्रों के संदर्भ में राष्ट्रीय हित के मायने क्या है, बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश चारों तरफ समुद्र से घिरा है, ऐसी स्थिति में उसको अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा उसके लिए क्या है? अधिक जरूरी। तो अपनी नौसैन्य क्षमता का विकास करना उसके राष्ट्रीय हित के लिए क्या है? जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई राज्य जो है वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रीय हित उसका अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा, और इसके लिए उस नौसैन्य क्षमता के विकास पर वो अधिक ध्यान देगा। तो उसके राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी क्या है? अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा। कई राष्ट्र स्थल अवरुद्ध है, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ भूमि से घिरे हैं, यानी जिसके चारों तरफ कोई भी पानी नहीं है, जल नहीं है, सागर नहीं है, महासागर नहीं है, चारों तरफ क्या है? कोई ना कोई भौगोलिक क्षेत्र है, स्थल, यानी स्थलीय भौगोलिक क्षेत्र है या पठार है, कुछ भी है, इसको हम कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, भू आबद्ध देश, हिंदी में आप कहते हैं इसको भू आबद्ध देश। जैसे आप देखिए नेपाल, भूटान, ये सब क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री, कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। अब आप सोचिए कि जो भी ऐसे देश होंगे जो भूमि चारों तरफ स्थलाकृति से, पहाड़ों से, पठारों से घिरे हैं, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती, ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र के लिए समस्या क्या होगी कि वह राष्ट्र आयात निर्यात कैसे करे? ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र की निर्भरता किसी अन्य पड़ोस में स्थित बंदरगाह आधारित राष्ट्र पर होगी। अब देखिए राष्ट्रीय हित क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय हित क्या है? ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सुधारने में बड़ा दिक्कत आएगी, ये बैच कुछ अलग ही टाइप का है। यहाँ कमेंट फालतू इधर उधर, सुधर जाओ बच्चों, है ना। एक दो दिन और कल भर देख लूंगा, उसके बाद पता है क्या होगा। यहाँ पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय हित, यहाँ स्पीड पर डिबेट चल रहा है। एक ने कह दिया तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, इसका जवाब देकर रहूंगा। ये तो हमारे स्वाभिमान पर हमला है, ये समझ जाओ, समझ जाओ। सुधार तो मैं दूंगा बच्चा, है ना। एक दो दिन है, अभी एक दो दिन नया में लगे आपको भी कि नया नया क्लास है ना। फिर आपको यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय हित की, यहाँ चल रहे हैं फालतू अनावश्यक। तो जो भू आबद्ध देश है उसका राष्ट्रीय हित अलग है, जो समुद्र से घिरा है उसका राष्ट्रीय हित अलग है, जिसके पास पेट्रोल का बड़ा भंडार है उसके लिए ऊर्जा की चिंता ही नहीं, और जिसके पास पेट्रोल का अभाव है उसकी चिंता ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हर देश के राष्ट्रीय हित अलग अलग हो सकते हैं। अब चूंकि हर राष्ट्र क्या चाहता है? एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। कोई जरूरी नहीं, अमनदीप को एक ही सवाल देख चुका हूं, लास्ट में मत पूछना, लास्ट में जवाब दूंगा तुम्हारा, है ना। तो राष्ट्रीय हित के मायने राष्ट्र के संदर्भ में क्या है? बदलते रहते हैं। हर राष्ट्र अपनी शक्ति, क्षमता, प्रभाव में विस्तार चाहता है, और इस कारण अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रकृति और क्या होती जाती है? जटिल से जटिल। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट लाइन और नोट करें, लिखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र अपनी प्रभाव क्षमता, महत्वाकांक्षा, हर राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा, प्रभाव क्षमता, शक्ति आदि का विस्तार चाहता है, आदि का विस्तार चाहता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के मध्य तनाव, संघर्ष, युद्ध, अशांति, ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के मध्य तनाव, संघर्ष, युद्ध, अशांति उत्पन्न होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रकृति अत्यंत ही जटिल है, क्योंकि हर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा, राष्ट्रहित, हर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा, राष्ट्रहित आदि का पता लगा पाना बड़ा ही कठिन है, आदि का पता लगा पाना बड़ा ही कठिन है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव पता लगाना बड़ा ही कठिन है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। जैसे देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर एक स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश शत्रु या मित्र नहीं होता, कोई भी देश जो है वो मित्र या शत्रु नहीं होता है। सब राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द
मित्रता और शत्रुता जुड़ी रहती है। जैसा राष्ट्रहित है उसके अनुरूप मित्र बन जाते हैं, और अगर राष्ट्रहित की पूर्ति को लेकर कोई समस्या है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मित्र देश या शत्रु देश नहीं होता है। सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं को, अपनी अपनी राष्ट्रहित को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या हो जाती है, अत्यंत जटिल। तो आज इतना ही रखो, कल की क्लास में हम लोग आगे और बेसिक कंसेप्ट को बढ़ाएंगे। अब जितने 1 अरब खरब सवाल पूछना शुरू करो, है ना, एक ही कमेंट जो 4 बार लिखते हो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अंत में लिख लेना। फालतू एक ही कमेंट अगर 4 बार कोट करोगे दिमाग में आ जाएगा, उसका जवाब नहीं दूंगा। अनुशासन सबसे जरूरी है। अब जितने 1 खरब सवाल पूछने पूछो, तब तक खड़ा रहूंगा जब तक अंतिम सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जिनका हो गया जा सकते हैं, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। चलिए शुरू करिए, सवाल पूछने वाले पूछिए। अब कोई सवाल नहीं आएगा, मुझे पता है ना। डेली क्लास नोट्स मुझे नहीं पता है कि डेली क्लास नोट जैसा आपका चलता है अनिशा कुमारी हर बैच में, वैसे ही होगा यहां भी, है ना। अब कोई नहीं पूछेगा, पता है। ब्रिक्स क्यों, अभी ब्रिक्स अभी एबीसीडी शुरू नहीं किया, ब्रिक्स क्या है उस पर कोई सवाल, आगे पढ़ेंगे। राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, अखबार पढ़िए, जो पढ़ा है उसका सार 100-150 शब्द में लिखिए। आईआर की बुक अभी जफीर आलम अभी मत पढ़ो, क्लास होने दो, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद किताब पढ़ना, फिर समझ में आए। टाइमिंग यही रहेगी ज्ञानेश शुक्ला। आज मुझे कुछ लेट हो गया इसलिए 6:30 से 8 का ही टाइम अभी रहेगा फिलहाल, है ना। टाइमिंग को लेकर अनावश्यक कल से कोई सवाल ना पूछें। जिनको असुविधा हो रही है समय को लेकर उनके लिए खेद है ना, क्योंकि 8:30 से मेरा ऑप्शनल का समाजशास्त्र का बैच होता है ना। दिन में मेरे पास समयाभाव होता है, इसलिए मेरे पास यही टाइम है 6 से 8 का ही। बिल्कुल, भारत भी अभी करता है, वह देश भी है। तनिष्क गुप्ता, भारत के हित में राष्ट्रहित क्या पूछा, प्रश्न आगे चला गया। जो लोग अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, अगर संप्रभुता है, सरकार है, तो वो राष्ट्र राज्य है। मोरल वैल्यू प्रभावित होता है, बिल्कुल। जैसे किसी देश का आतंकवादी किसी दूसरे देश का भक्त होता है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी है, जो भारत में आकर हमारे लिए आतंकी है, उनके लिए कौन है, उनके लिए कौन है, मुजाहिदीन है, धर्म के रक्षक हैं। तो एक देश का आतंकी दूसरे देश का सेना भी हो सकता है उसका। बुक अभी फौजिया अली क्यों पढ़ रही हो, पहले किताब पढ़ो, क्लास देखो, उसके बाद किताब। टाइमिंग बिल्कुल, प्रियंका पासवान कल से सवाल मत पूछना बेटा, है ना। यही टाइम रहेगी 6 से 8। कभी कभार थोड़ा बहुत लेट हो जाए। दोनों कंट्री में राजदूत होना मस्ट नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे देश है, हर जगह एम्बेसी नहीं होती है। अमनदीप कौर, आगे आप समझेंगे, फॉरेन रिलेशन जब पढ़ाएंगे वहां आएगा। राष्ट्रहित से ही अंतरराष्ट्रीय संबंध बनता है। हाँ, एक आधार राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए संबंध बनता है। 11th या 12th की भारत हित में लिखी गई किताब बता तो दिया तनिष्क गुप्ता। एक ही बात 50 बार पूछते हो। भारतीय हित में लिखी गई किताब वहां भारत अभी करता है, दूसरा देश जो है वहां वो अभी करता है। अभी करता नहीं, समझे क्या हुआ, जो पार्टिसिपेट करता है। फिल्म में शाहरुख खान पार्टिसिपेट करता है, दूसरे फिल्म में आमिर खान है, तो ये एक्टर है। राजदूत विदेश में जाकर संबंध को प्रगाढ़ करते हैं, अच्छा करते हैं। क्यों देगा हरमीत सिंह, ये कैसा सवाल है, जो देश उसका दुश्मन उसको सुरक्षा प्रौद्योगिकी कैसे दे देगा। बुक मत पढ़ो अभी, पहले क्लास हो जाने दो फिर बुक पढ़ना। समकालीन विश्व राजनीति अजरा बानो, वो पढ़ो तुम, है ना। चलिए, हाँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूं, पिछले 3 साल से पीडब्ल्यू में मैं ही पढ़ा रहा हूं। सुप्रिया गौतम, अगर एडमिशन लेना है तो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, 8:30 से 10:30, 6 क्लास हुई है उसमें। शुभम वर्मा मोर देन सफिशिएंट है ना। चलिए, उत्कर्ष आनंद, ठीक है। चलिए, रिवीजन बार बार करो, फुट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइंड मैप बनाओ, जफीर आलम, तब याद होगा। चलिए, राज्य राष्ट्र, जबरदस्ती कुछ भी लिख ले, वही हुआ, राष्ट्र राज्य को राज्य राष्ट्र कह लो। सोनाली पोद्दार, मोदी जी क्यों एक्टर होंगे, मोदी जी एज अ पीएम है, मोदी जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनके, तो राज्य भारत है, उसके वो प्रतिनिधि है। शक्ति नहीं हो, संप्रभु नहीं हो तो राष्ट्र तो भावनात्मक लगाव को बताता है, उसके लिए संप्रभुता राज्य के लिए जरूरी है। प्रदीप जागीर, चलिए, मुझे नहीं लगता आपको जेन्युइन डाउट है। देखा, लास्ट में कहेंगे पॉलिटिकल रिलेशन कल होगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आगे आएंगे। जिनको डाउट नहीं है, शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। कल से कम पूछें, जो भी डाउट हो एकदम जवाब नहीं दूंगा, लास्ट में ही दूंगा। चलिए, ठीक है। चलिए, नोट्स कब तक काम करेगा, जिस दिन मेरी क्लास खत्म होगी उस दिन उसको अपडेट करोगे, तो वो हर काल से थोड़ी चला रहा है, वो चलता रहेगा, अपडेट करते रहो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपडेशन मस्ट है। चलिए, तो इसमें क्या बात है चांदनी, इंडिया चाइना माइनिंग टेक्नोलॉजी, क्या बात, क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूं। दुश्मन ही थोड़ी है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, संपर्क भी होता है। व्यापार चल रहा है कि नहीं, व्यापार में तलखियां हो सकती है, प्रतिबंध कुछ लग सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप